स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं कि भाई हम पर्टिकुलर जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें हमने अभी तक क्या किया है, उन पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई अगर हम एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशंस को हम प्लॉट कर रहे हैं और उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो प्लॉट है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डबल पेंडुलम, हम बात किसकी कर रहे हैं, डबल पेंडुलम की। और अगर मैं बात करता हूँ डबल पेंडुलम की, तो डबल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट मासेस m1। डबल पेंडुलम के अंदर 2 पॉइंट मासेस होते हैं, एक क्या होता है आपका m1 होता है एंड m2 सस्पेंडेड बाई स्प्रिंग ऑफ लेंथ L1 एंड L2। यानी कि जो डबल पेंडुलम है, अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पर बनाना चाहूँ कि एक इसमें फिक्स सपोर्ट रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या रहेगा, 2 मासेस रहेंगे, एक m1 रहेगा और दूसरा m2 रहेगा, सस्पेंडेड यानी जो कि लटके हुए हैं बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 एंड L2। और 2 स्ट्रिंग रहेंगी, मान के चलिए पहली स्ट्रिंग हमने लगाई और ये मास हमने यहाँ पर m1 अटैच कर दिया, इसकी लेंथ कितनी है L1, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम हो गया। अगर हम इस मास से नीचे वाले मास से एक स्ट्रिंग और अटैच करें और जिसकी लेंथ L2 है, और इसके जस्ट नीचे हम एक और मास अटैच कर दें जिसका मास m2 है, तो नाउ इट इज़ ए डबल पेंडुलम, इट इज़ ए डबल पेंडुलम। यानी हम कह सकते हैं कि डबल पेंडुलम में 2 मास होते हैं, वन इज़ m1 अनदर वन इज़ m2, और दोनों ही 2 अलग अलग स्ट्रिंग L1 और L2 से अटैच होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एज्यूम दैट पेंडुलम वाइब्रेट इन वर्टिकल प्लेन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ओनली। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ये आपका डबल पेंडुलम है ये वाइब्रेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन कैसे होगा, दिस वन, दिस इज़ द वर्टिकल प्लेन, यानी जिस तरीके से जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मूव करेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लूँ, ये अगर एक सिंपल पेंडुलम है और इसके नीचे यहाँ पर एक मास m अटैच है और इसकी लेंथ L है, तो ये किधर वाइब्रेट करेगा, ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। मान के चलिए आपने इसको जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो कितना दे दिया, थीटा, ठीक है। और ये इसकी अपनी पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ चेंज कर देगा, और इस तरीके से ये टू एंड फ्रो, इस तरीके से ये टू एंड फ्रो इस तरीके की मोशन करेगा। तो ये मोशन कौन से प्लेन में कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में, और इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो किधर है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर। और ये जो एम्पलीट्यूड थीटा है ये बहुत ही स्मॉल है। और ये तो क्या है, सिंपल पेंडुलम है, बट हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है डबल पेंडुलम पर। तो हम यहाँ डबल पेंडुलम का नीचे एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने कंसिडर करेंगे कि θ1 लेट द एंगल मेड बाई स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। θ1 क्या है, बेसिकली θ1 एंगल है जो कि आपकी स्ट्रिंग 1, जो स्ट्रिंग 1 है वो बना रही है, कहाँ से, वर्टिकल डायरेक्शन से, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। और θ2, θ2 क्या है, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी जो भी स्ट्रिंग नंबर 2 है वो वर्टिकल डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है, ये एंगल क्या हो जाएगा, θ2। और x1 और x2 क्या है यहाँ पर, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1 और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m2। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। यहाँ पर मान के चलिए एक फिक्स सपोर्ट है, दिस इज ए फिक्स सपोर्ट, और इस फिक्स सपोर्ट से हमने यहाँ पर ये इसका वर्टिकल प्लेन है, दिस इज़ द वर्टिकल प्लेन। अगर आप इस एक्सिस को मान के चल रहे हैं कि ये आपका वर्टिकल प्लेन है, और इस पर्टिकुलर प्लेन से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास डबल पेंडुलम है, तो डबल पेंडुलम में मैंने मान के चलिए इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन दिखाएगा, ये पोजीशन हो गई इसकी, क्लियर। तो यहाँ से जो एंगल जो डिस्प्लेस हो रहा है, जिस एंगल पर ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका θ1, ठीक है। दिस इज योर θ1, दिस इज एंगल योर θ1 एंगल है जिस पर ये यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, दिस एंगल इज θ1, मान के चलिए दिस इज θ1। यानी अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ वापस से, तो ये एंगल ऐसे है कुछ,
ये मास m1 और ये एंगल कितना है आपका, दिस एंगल इज थीटा और 1, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा तो डेफिनेटली ये जो एंगल रहेगा इसका, ये जाना तो चाहिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो सीधे जाता, बट ये सीधे ना जाके कुछ ऐसे डिस्प्लेस होगा, मतलब यहाँ से इसका एंगल कुछ अलग रहेगा और ये मास क्या हो जाएगा आपका, मास m2। ओके, दिस मास विल बी m2 और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन से यहाँ पर एंगल बनाएगा, दिस एंगल दैट इट विल मेक फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन, ये एंगल जो बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस आप देख रहे हैं यहाँ से, ये मास m1 रहेगा और ये यहाँ से एंगल बनाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा आपका, दिस एंगल विल बी थीटा 2, क्योंकि वर्टिकल से ये एंगल बनेगा यहाँ पर, तो ये एंगल रहेगा आपका कितना रहेगा, इट दिस विल बी थीटा 2। तो अब यहाँ पर मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट से ये डबल पेंडुलम है, ये जो मास है ये m1 अटैच है यहाँ पर, m1, ये जो मास है ये m2 है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया है ये हमने, थोड़ा कम करना है इसको। बेसिकली ये एंगल यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1, ये एंगल वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा 2 और हॉरिजेंटल से इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ x1 और यहाँ से कितनी है x2, क्लियर। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा 1 और थीटा 2 स्मॉल है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो मास m1 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मास m1 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये पूरा मास m1 है। अब इस मास m1 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो नीचे की डायरेक्शन में देखेंगे m1g नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा, इस मास से क्या कनेक्टेड है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रिंग यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, थीटा 1, और अगर मैं इस डायरेक्शन में वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा 1, क्योंकि यहाँ पर जेड बन जाएगा। अगर मैं इस तरीके से अगर इसको प्लॉट करता हूँ, ये लाइन ऐसे है, तो अगर ये एंगल आपका थीटा 1 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी आपका थीटा 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमने ये सिमिलर कंसेप्ट लगा दिया। ये आपकी स्ट्रिंग है जिसके अंदर टेंशन हमने मान लिया T1, T1 इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L1, क्लियर। अब ये जो नीचे वाला दूसरा स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L2 है, इससे कौन सा मास कनेक्टेड है, M2। तो हमने यहाँ पर इस दूसरे मास m2 को प्लेस कर दिया, ये मास m2। अब डेफिनेटली ये मास m2 भी इस मास m1 को नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसके अंदर भी टेंशन होगा। तो यहाँ पर टेंशन हमने मान लिया T2। तो अगर m1 और m2 के बीच में ये स्ट्रिंग ऐसे है, इन दोनों में टेंशन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। और ये मान के चलो अगर स्ट्रिंग 2 ले लें तो इसको टेंशन मान लिया T2। तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालेंगे तो वो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी। तो अगर मैं टेंशन निकालूंगा मास m1 पर नीचे की डायरेक्शन में तो क्या लगेगा, T2, ये टेंशन T2, और यहाँ पर कितना लग गया, T1। अब दूसरा क्या है, यहाँ से जो एंगल है ये कितना है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर थीटा 2। ओके, अब ये किधर मूव कर रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्मॉल है, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसका मूवमेंट है इस डायरेक्शन के अंदर वो x1 है, तो अगर ये x1 मूवमेंट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी x1 डॉट होगा और एक्सेलरेशन x1 डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इधर टेंशन हमने क्या ड्रॉ किया, T1, इधर हमने टेंशन क्या ड्रॉ किया, T2, नीचे की डायरेक्शन में m1g, यहाँ से एंगल थीटा 2, यहाँ से एंगल थीटा 1, और ये इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x1, जिसकी वजह से वेलोसिटी x1 डॉट और एक्सेलरेशन x1 डबल डॉट। सिमिलरली अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, जैसे मान के चलिए ये जो डायग्राम है, आप डायग्राम देख रहे हैं, इसका इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, x2 डॉट, और एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना मान लेंगे हम, x2 डबल डॉट। और इधर जो टेंशन अगर T नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो इधर कहाँ पे लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा 2, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एंगल ऐसे ही बनेगा। अगर ये वर्टिकल से ये एंगल इतना है तो ये एंगल भी इतना होगा। अगर ये एंगल कितना है, थीटा 2 है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी आपका थीटा 2 होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा 2, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, T2, और नीचे की डायरेक्शन में इसका जो ग्रेविटी की वजह से, मास की वजह से फोर्स लगेगा m2g, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा।
यानी हमने क्या किया, मास m1 और m2 का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो न्यूटन्स का नियम है, लॉ, सेकेंड लॉ F बराबर ma अप्लाई करना है दोनों ही जगह पर, ठीक है। तो अगर हम पहले पेंडुलम पर अप्लाई करेंगे और सेकेंड पेंडुलम पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर आगे फर्दर कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ तो क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो पहले कुछ वी नो दैट फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, स्मॉल है, यानी जो θ1 है, θ1 एंड θ2 क्या है आपके स्मॉल है, θ1 और θ2 क्या है आपके स्मॉल है, ठीक है। यानी इनको अगर हम क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं। अगर हम इनको छोटा मान रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होगा, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होगा तो आप देख सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन से ये जो लेंथ है ये कितनी है, L1 है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है θ1, और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई दे रहा है आपको, x1 दिखाई दे रहा है। तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया L1। तो अगर मैं साइन θ1 निकालूंगा यहाँ से, तो साइन θ1 क्या हो जाएगा, साइन θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x1 अपॉन में हाइपोटेनस L1, ठीक है। और थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, θ1, ठीक है। तो ये θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में L1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ नीचे की डायरेक्शंस में इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो ये जो मास है ये कितना है मेरा, अगर आप इसी को यहीं पे देखें तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x2 है। और अगर आप इसी पे ये डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पर एंगल कितना है, ये एंगल है आपका θ2, क्लियर। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी L2, ये भी क्लियर है। और दूसरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, x2, यहाँ से लेके यहाँ तक x1, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ से साइन θ2 निकालता हूँ, तो साइन θ2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन में L2, ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2। और यहाँ से अगर स्मॉल एंगल है θ2, तो इसको साइन θ2 को हमने लिख देंगे θ2, जो हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, जो आपका मास m1 है उसमें F बराबर ma अप्लाई करना है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं कि F बराबर ma अगर आपको अप्लाई करना है, F1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 इंटू में a1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं F बराबर ma अप्लाई करना है, तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो T1 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो T1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा इधर वाली डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट चला जाएगा वर्टिकल वाली डायरेक्शन में। तो जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका T1 साइन θ1, T1 साइन θ1 हो जाएगा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा वो क्या हो जाएगा, T1 कॉस θ1 हो जाएगा, ठीक है। तो T1 कॉस θ1 तो किसके इक्वल हो जाएगा, m1g के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ जो T1 साइन θ1, ये वाला नेट फोर्स इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ फर्दर, तो नाउ कंसीडरिंग मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज मस्ट बैलेंस ईच अदर। तो वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और जब वो बैलेंस कर लेंगे तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, T2 कॉस θ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका m2g, यानी T2 कॉस θ2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा m2g वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इफ थीटा इज स्मॉल, तो कॉस θ2 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको 1 लिखते हैं तो T2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से m2 इंटू जी। यानी आप देख सकते हैं ये मास आपका m1 था, इस डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, T1। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका जो एंगल हम बात कर रहे थे वो एंगल कितना था, ये एंगल था आपका θ1। और अगर इसका एक कंपोनेंट निकालें तो एक कंपोनेंट आ गया था आपका T1 कॉस ऑफ θ1 इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और दूसरा कंपोनेंट आ गया था यहाँ पर T1 साइन ऑफ θ1, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। और नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, m1 इंटू में g। और ये जो बॉडी है इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की थी, x1 डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एक्सेलरेशन क्या था, x1 डबल डॉट। यानी इसका, एक मिनट, तो यहाँ पर ये मैंने मास वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका क्या था, यहाँ पर टेंशन T1, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा था दिस इज θ1। ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा था वो आ रहा था T1 कॉस ऑफ θ1, और इसका इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा था वो आ रहा था T1 साइन ऑफ दी θ1
नीचे इसका फोर्स आ रहा था m1 इंटू जी, और इधर इसका एक्सेलरेशन आ रहा था, दैट वाज x1 डबल डॉट। ठीक है, दिस वाज x1 डबल डॉट। और अगर मैं इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो वापस से T2 cos थीटा टू इज इक्वल टू क्या आ गया, m2 इंटू जी। क्लियर। अगर थीटा टू स्मॉल है तो cos थीटा टू को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, और अगर हम cos थीटा टू को लिखते हैं यहाँ पर 1, तो ये T2, तो T2 बराबर m2 इंटू जी, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। T2 बराबर m2 इंटू जी, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो हमें फर्दर यूटिलाइज करनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएगा, ठीक है, वो फोर्स क्या आ जाएगा, बेसिकली जो दूसरा मास था, एक दूसरा मास को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक इधर डायरेक्शन में आपका ये फोर्स और था, ये T2, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा था T2। ठीक है, तो T2 के कंपोनेंट को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और T2 के कंपोनेंट को, ये जो एंगल था, ये एंगल था आपका थीटा 2, यानी दिस एंगल वाज योर थीटा 2, और ये एंगल अगर आपका थीटा 2 था तो यहाँ से हमें इसके दो कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट रहेगा, तो T2 साइन थीटा 2, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका T2 कॉस थीटा 2। क्लियर। अब बचा क्या, नीचे दूसरा जो मास है, दूसरे जो मास है इसमें सिर्फ क्या था, इस डायरेक्शन में आपका लग रहा था यहाँ पर T2, और नीचे जो लग रहा था इसमें वो क्या था आपका m2 इंटू में जी। ठीक है, ये क्या था आपका m2 इंटू में जी, और ये आपका यहाँ से हॉरिजेंटल डायरेक्शन से जो फोर्स, ये देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपका वर्टिकल डायरेक्शन से, ये कितना है थीटा 2 ऊपर की डायरेक्शन से, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये भी इधर ही मूव कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है, x2 डबल डॉट है, और यहाँ से ये जो एंगल कितना था, ये एंगल था थीटा 2, और अगर ये एंगल थीटा 2 है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में ये हो जाएगा T2 कॉस ऑफ थीटा 2, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो जाएगा T2 साइन ऑफ थीटा 2, दिस वन। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से जो पहला वाला, ये इक्वेशन नंबर 2, ये जो आ रहा है ये यहाँ से आएगा मास m2 से, तो फ्रॉम मास m2 से अगर मैं निकालूंगा फ्रॉम मास m2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m2 जी। cos थीटा 2 स्मॉल है तो cos थीटा 2 को 1 लिख देंगे, तो T2 इज इक्वल टू m2 जी। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी यहाँ पर 3rd। क्लियर। ये आ गया आपका ये वाला बैलेंस। कौन सी डायरेक्शन में अगर हम बैलेंस कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m2 जी। और अगर हम यही बैलेंसिंग कर रहे हैं किस पर, मास m1 के लिए, तो ये किसके लिए, 4 मास m1, 4 m1 मास के लिए। और m1 मास के लिए कैसे आएगा, यहाँ से देखेंगे T1 cos थीटा 1, तो T1 cos थीटा 1 वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इज इक्वल टू, नीचे क्या लग रहा है m1 जी, तो हमने लिख दिया m1 जी, और नीचे कौन सा लग रहा है T2 cos थीटा 2, ये वाला फोर्स, तो T2 cos थीटा 2 ये वाला फोर्स। वापस से थीटा 1 स्मॉल है और थीटा 2 भी स्मॉल है, तो cos थीटा 1 और cos थीटा 2 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो जब हम cos थीटा 1 और cos थीटा 2 को 1 लिखेंगे तो ये जो टर्म है ये कितना आ जाएगा, ये T1 बराबर m1 जी, और ये जो टर्म है ये कितना आ जाएगा यहाँ पर T2, यानी T1 बराबर m1 जी प्लस T2, ये वाला टर्म हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 3, अगर हम इस इक्वेशन 3 को यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर, तो T2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, m2 इंटू जी, और यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। अगर हम इक्वेशन 3 यानी ये T2 यहाँ से यूज करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फाइनली यूजिंग इक्वेशन 3 इन इट, T1 बराबर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, ये क्या आ जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 4। और अगर आपका T1 आ गया तो T2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, T2 की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, m2 इंटू जी। T2 बराबर कितना है, m2 इंटू जी, और T1 बराबर कितना है, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो जो टेंशन आ रहे थे स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, T1 और T2 की। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है।
और डिफरेंशियल इक्वेशन वापस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखी जाएंगी। और जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, एक मैं इधर से ही समझा देता हूँ आपको। तो इधर सिर्फ फोर्स कितना है, T2 sin θ2, और ये किधर है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, x2 डबल डॉट। तो जब आप इसके लिए लिखाएंगे दूसरे वाले के लिए, तो ये F2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F2 बराबर हो जाएगा m2 इंटू में a2। अब F2 जो फोर्स रहेगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो तो सिर्फ T2 sin θ2 है। तो ये सिर्फ आप यहाँ पे माइनस का पॉइंट लगा के लिखेंगे, T2 साइन ऑफ दी θ2, साइन ऑफ दी θ2, और ये बराबर हो जाएगा m2, ठीक है। और a2, और a2 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x2 डबल डॉट, a2 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x2 डबल डॉट, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा फाइनली, m2 डॉट x2 डबल डॉट। तो ये आ गया आपका माइनस T2 साइन θ2 इज इक्वल टू m2 x2 डबल डॉट। तो ये किसके लिए आया, ये सेकेंड मास के लिए। और जब पहले के लिए अगर आप निकालेंगे यहाँ से, तो वो क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू में a1। अब नेट फोर्स अगर आप इधर निकालेंगे तो वापस से ये देखिए, ये माइनस है, सिर्फ इधर ये T2 साइन θ2 प्लस है। तो आप इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं T2 साइन θ2 में से माइनस करेंगे किसको, T1 साइन θ1 को, इसको माइनस करेंगे, और ये बराबर कितना हो जाएगा, m1, और ये क्या हो जाएगा, x1 डबल डॉट। यानी ये कितना आ जाएगा, m1 x1 डबल डॉट। ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और यही चीज़ हमने यहाँ पर निकाली हुई है। देखिए, नाउ राइटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू मासेस फॉर मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्लियर। तो ये इक्वेशंस तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही, T2 साइन θ2 माइनस T1 साइन θ1 इज इक्वल टू m1 x1 डबल डॉट, इक्वेशन नंबर 5। और ये जो वाली इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इक्वेशन 6। तो ये आ जाएगा माइनस साइन माइनस T2 साइन θ2 इज इक्वल टू m2 x2 डबल डॉट। यानी ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पर मिल गई। और जब हम देखते हैं कि मान के चलिए ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 6 है, अब हमें क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 5 एंड 6, 1 और 2 को अगर हम इक्वेशन 5 एंड 6 में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम क्लियर देख पाएंगे कि ये क्या है, m1 x1 डबल डॉट। इक्वेशन नंबर 5 से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 से सीधा यहाँ पर आएंगे, ये क्या है, m1 x1 डबल डॉट प्लस। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुटअप कर दी, इक्वेशन 1 और 2 को हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया। तो ये आपका आ रहा है यहाँ पर m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई L2 प्लस m2 बाई L2, और इनटू में क्या आ रहा है, ये gx1 इज इक्वल टू m2 बाई L2। अब ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस में हमें 1 और 2 को यूज किया 5 एंड 6 में। यानी देखो, पहले तो आपने T1 की वैल्यू इसमें पुटअप करी, T1 की वैल्यू क्या है, m2 इंटू में g, ठीक है। T2 की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी, T2 की वैल्यू है m2 इंटू जी, और T1 की वैल्यू है आपकी m1 प्लस m2 इंटू में जी, क्लियर। और यहाँ पर साइन θ1 और साइन θ2, इसको अगर ये एंगल स्मॉल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, θ1, और θ1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, θ2, और θ2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो θ1 और θ2 की वैल्यू देखिए, पहले तो आपने T1, ये इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है, T1 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू ये आ गई m2 इंटू जी, ठीक है। और जब एंगल छोटा होता है तो उसको साइन थीटा ही लिख देते हैं। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा m1 x1 डबल डॉट प्लस m1 प्लस m2 इंटू L2 प्लस m2 बाई L2 इंटू में gx1 इज इक्वल टू m2 बाई L2। अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये फाइनली दूसरा जो इक्वेशन है वो ऐसे आ जाएगा m2 x2 डबल डॉट प्लस m2 बाई L2 इंटू gx2 इज इक्वल टू m2 बाई L2 इंटू में gx1। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 7। अब अगर हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर x1 डॉट आ रहा है तो एज्यूम इक्वेशन 7 आ गई आपकी, एज्यूम फॉर प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 के अब हमें वापस से वही पैटर्न एडॉप्ट करना है, इसके सॉल्यूशन एज्यूम करने, और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा x1 इज इक्वल टू कैपिटल X1 साइन ओमेगा टी, और ये सॉल्यूशन आ जाएगा दूसरा स्मॉल x2 इज इक्वल टू कैपिटल X2 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 8।
और अब हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन नंबर 7 जैसा कि आप देख रहे हैं, m1 डबल डॉट चाहिए, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई l2 प्लस m2 बाई l2, यहाँ पर जी x1 चाहिए। इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे और फर्दर इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, ये x2 है, यहाँ पर ये x2 वाला टर्म है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द सॉल्यूशन इन इक्वेशन 7 एंड कैंसिलिंग आउट द कॉमन टर्म साइन ओमेगा टी। देखिए दोनों तरफ अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो साइन ओमेगा टी आएगा। साइन ओमेगा टी कैसे आएगा, आप देख सकते हैं, जैसे m1 x1 डबल डॉट, x1 डबल डॉट की जगह यहाँ पर साइन ओमेगा टी आना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा टी आएगा तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई l1 प्लस m2 बाई l2 इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर g आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x1 बराबर m2 बाई l2 इंटू में gx2। ये इक्वेशन नंबर 8 के बाद कितनी आ जाएगी, 9a। सिमिलरली दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस m2 बाई l2 इंटू में g इंटू में x2 बराबर हो जाएगा m2 बाई l2 इंटू में g x1। ये 9a और ये 9b। 9a और 9b से हमें वापस से x1 बाई x2 का रेशियो निकालना है, यहाँ पर भी x1 बाई x2 का रेशियो निकालना है। तो अगर मैंने 9a को सॉल्व किया तो x2 को नीचे यहाँ पर डिवाइड किया, ऊपर बचेगा m2 बाई l2 इंटू जी, m2 बाई l2 इंटू में g, और नीचे बच गया माइनस का m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई l प्लस m2 बाई डिवाइडेड बाई l2 इंटू में g, ठीक है। तो ये आगे आपकी इक्वेशन 10a। और वापस से अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये सेम आ जाएगी, x1 बाई x2 चाहिए तो ये ऊपर वाला टर्म ये रहेगा m2 बाई l2 इंटू में g माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा m2 बाई l2 इंटू में g, ठीक है। ये आ गई बी इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका 10a और 10b, यानी यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गई, वन इज़ 10a एंड उधर वन इज़ द 10b। अब यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, क्या है, ये x1 बाई x2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, ये क्या है, x1 बाई x2, और ये x1 बाई x2 है दोनों, और लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हमारी इक्वल है। तो राइट हैंड साइड ओबियसली हमारी क्या रहेगी, इक्वल। तो जो राइट हैंड साइड वाले टर्म है, इन राइट हैंड साइड वाले टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल कर देंगे। तो जब हम राइट हैंड साइड वाले टर्म को इक्वल करते हैं तो टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी कंपेयरिंग इक्वेशन 10a एंड 10b, ठीक है, इनको इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं कि जो पेंडुलम था, ये जो डबल पेंडुलम है, इस डबल पेंडुलम में हमने अप्लाई कर दिया कि भाई ये जो मास आप अटैच कर रहे थे इसमें दो, ठीक है, जिनकी कंडीशन ये वाली थी, मतलब ये आपको इस तरीके से दिखा रही थी, ये मास भी m मान लिया, ये मास भी m मान लिया, ये L1 था तो इसको भी L, और ये L2 था इसको भी L, यानी m1 बराबर m2 बराबर m ले लेते हैं और L1 बराबर L2 बराबर L ले लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और अगर ये वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो अलग अलग लेना है, और अगर सेम दे रखी है तो यहाँ पर सेम लेना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये चीज़ें पुटअप कर रहे हैं। ऊपर देखिए ये क्या हो जाएगा, m अपॉन L इंटू जी, और नीचे हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और ये 2m अपॉन L प्लस m अपॉन L, तो ये 3m अपॉन L इंटू जी हो जाएगा। और इसी को मैं वैल्यू को पुटअप करके यहाँ पर आगे चल रहा हूँ, तो ये वैल्यूज़ कुछ ऐसे आ जाएंगी, g अपॉन L डिवाइडेड बाई 3g अपॉन L माइनस ओमेगा स्क्वायर 11 ये आ गया। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये g अपॉन L, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं किसी एक टर्म को, देखिए किसी भी एक टर्म को अगर आप देखेंगे ऊपर वाले टर्म को, तो इसमें क्या बचेगा, देखो m अपॉन L इंटू में g बचेगा, यानी ऊपर से m आ रहा है, नीचे भी देखेंगे माइनस ये माइनस m ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस m तो ये 2m अपॉन में L, और यहाँ से क्या हो जाएगा m अपॉन में L, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में g। अब देखेंगे m सब में से कॉमन आके कट रहा है, तो जो ऊपर वाला टर्म है वो तो सिर्फ आपका बच जाएगा g अपॉन L बच जाएगा, और नीचे वाला टर्म है वो आपका बच जाएगा क्या, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 3m, तो ये 3g हो जाएगा, ठीक है ना, 3g अपॉन L। सिमिलरली इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है, देखिए
जी अपॉन एल 3 जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 11 हो गया। ये जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी अपॉन एल, ये बी हो गया, 11 और 11 बी। तो लेफ्ट हैंड साइड x1 अपॉन x2, यहाँ पर भी x1 अपॉन x2, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये ओमेगा की घात वापस से एक इक्वेशंस आएगी, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल जी प्लस 2 अपॉन एल स्क्वायर बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एल स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशंस आ जाएगी आपकी, दिस इक्वेशंस वी विल गेट, ये इक्वेशंस आ गई आपकी ओमेगा की पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल जी प्लस 2 अपॉन एल स्क्वायर बराबर 0। अब ये जो इक्वेशंस आई है ये ओमेगा स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर ये ओमेगा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशंस जब हम निकालेंगे तो दो सॉल्यूशन आएंगे। पहला जो सॉल्यूशन आएगा वो मान के चलिए ओमेगा n1 आ गया, दूसरा आ गया ओमेगा n2। प्लस वाली वैल्यू को अगर हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ओमेगा n1 यहाँ से क्या आ रहा है, ओमेगा n1 आ रहा है इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट, तो ये ओमेगा n1 की वैल्यू आ गई। और ओमेगा n2 आ रहा है यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट जी अपॉन एल डॉट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये ओमेगा n1 की वैल्यू है, और ये आपकी ओमेगा n2 की वैल्यू है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 12, ये 12वें नंबर की इक्वेशंस हो गई, और ये ओमेगा n1 और ये ओमेगा n2। तो नाउ यूजिंग दीज फ्रीक्वेंसीज, अगर हम क्या करते हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हैं, नाउ यूजिंग दीज फ्रीक्वेंसीज इन इक्वेशन 11 प्रिंसिपल मोड्स आर। अगर हम इनको यूज़ करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन 11 में, तो जो प्रिंसिपल मोड आएगा, देखिए वापस से वही है, ओमेगा n1 की वैल्यू यूज़ करनी है 11 आपका कहाँ, ये रहा x1 अपॉन x2। तो यहाँ से देखेंगे जब हम x1 बाई x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए g अपॉन एल, ये g अपॉन एल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3g अपॉन में l। अब देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा n1 स्क्वायर, फिर g अपॉन एल 2 माइनस अंडर रूट 2, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, g अपॉन एल 2 माइनस अंडर रूट 2। इस तरीके से ये ब्रैकेट आ जाएगा। और अगर यहाँ से x1 अपॉन x2 की रेशियो निकालेंगे, जी अपॉन एल कट जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये जो रेशियो ये आ रहा है आपका -1 प्लस अंडर रूट 2, यानी प्लस का 0.414, और दूसरी जो वैल्यू आएगी ओमेगा n2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2.414। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गेट हो जाएंगी। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि पहले मोड में x1 बराबर क्या है, 0.414 टाइम्स ऑफ x2, और दूसरे मोड से हमें ये पता चल रहा है ये x1 क्या है, माइनस का 2.414 x2, ये दूसरे मोड में हो गया। तो यहाँ पर ये 0.414 है, यहाँ पर क्या है, माइनस का -2.414 दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से x1 और ये x2, और इनके मोड से हमें यहाँ पर प्लॉट करने हैं, तो वो हम प्लॉट कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये देखेंगे, ये सिंपल पेंडुलम, ये फिक्स सपोर्ट, ये इसकी लेंथ l, मास m, लेंथ l, मास m, और अगर इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाले में क्या है आ रहा है, जो x1 डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो आ रहा है 0.414 टाइम्स। ठीक है, 0.414 टाइम्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो क्या आपका x1 है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 है, यानी x2 का इतने टाइम्स है, यानी ये आ रहा है x2 का इतने टाइम्स। ठीक है,
बट दोनों की डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है, तो इसका ये x1 दिखा दिया, ये x2 दिखा दिया, यानी x2 का 0.41 टाइम, यानी आधे से भी कम है, x2 के आधे से भी कम है वैल्यू, तो वही चीज़ वैल्यू हमने यहाँ पे दिखाई है। जबकि यहाँ पर क्या है, जस्ट डबल है, तो ये अगर x1 है तो इसको जस्ट डबल के करीब यहाँ पर दिखा देना है। ये क्या आपका, ये x2 अपोजिट डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमें यहाँ पर शो करना है, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पर गेट हो जाएगी।